ठीक है। गुड इवनिंग। आज हम लोग टैक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने टैक्स ऑडिट किया, लोगों ने रिटर्न फाइलिंग की, जिसका जो इंडिविजुअल है उन्होंने भी फाइल की, जिसने फर्म है या कंपनी है, सारे लोगों ने रिटर्न फाइलिंग की है। हम लोग जानते हैं कि रिटर्न फाइलिंग के लिए कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग रिटर्न फाइल करेंगे। जो कंडीशंस में फॉल करता है उसी को रिटर्न फाइलिंग की जरूरत पड़ती है। और ये एक सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए टैक्स में ये चैप्टर आता है, डायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वालिफाई करने के बाद भी इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि हम जब अपने प्रैक्टिस करते हैं या जॉब में जाते हैं तो ये एक बर्निंग टॉपिक रहता है। मतलब विदाउट filing of return you cannot survive. You have to learn, you have to be excel in theoretical and in practical both aspects. तो जैसा कि मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये सीए इंटरमीडिएट का आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये सेक्शन 139(1) के तहत बताया गया है। As per provisions of section 139(1), following persons needs to file a return of income, यहाँ पे दे दिया गया। जैसे आप लोग इंडिविजुअल पर्सन्स का मतलब क्या होता है, हो गया इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीओवाई, कंपनी, जो बचा आर्टिफिशियल ज्योग्राफी का पर्सन। तो यहाँ पे सभी को अलग अलग बांट दिया गया। जैसे 139(1)(a), अ कंपनी और ए फर्म, उन लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम। देखिए यहाँ पे मेन क्या होता है, इनकम टैक्स। जैसा कि नेम से रिजेंबल्स होता है इनकम, मतलब जिसके पास इनकम है वही तो टैक्स देगा और उसी को तो रिटर्न फाइल करना होगा, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। और उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बहुत सारे क्लॉज है, सब क्लॉज है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, सारे चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट यहाँ पे नॉर्मल ये चीज बताया गया है कि कंपनी और फर्म इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। अब उसका डेट क्या है, कौन कौन से फॉर्म्स आएंगे, आईटीआर रिटर्न कौन सा जाएगा, वो सब चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्या बोल दिया गया, अ कंपनी और ए फर्म इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम इवन वेयर देयर इज अ लॉस। अगर इन केस ऑफ लॉस, सपोज आपके पास इनकम है भी नहीं, यू हैव टू फाइल द रिटर्न। सपोज यू हैव अ income but negative income is it's a loss. Suppose you are having a loss in your company, it's a loss, you have to file the return, कंपनी और फर्म दोनों के लिए। ठीक है। 139(4) बोलता है ट्रस्ट के बारे में, 4 भी पॉलिटिकल पार्टी, 4 सी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन लाइक और न्यूज एजेंसी, ऐसे है। इन लोगों को भी रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है, जो कि हम लोग इस लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे। 139(4) यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन रेफर्ड टू सेक्शन 35(1) सब क्लॉज 2 and सब क्लॉज 3। बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू इन सेक्शन 115 यूबी। इन लोगों को भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम इवन व्हेन देयर इज अ लॉस आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। देखिए जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, अदर इंस्टीट्यूशंस है, 139(4) इसके बारे में हम लोग एक डिस्कस अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनके ऊपर वो रिटर्न फाइल करेंगे कि नहीं, ऑडिट होगा कि नहीं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि सेपरेट लेक्चर लेंगे। अभी इसको जस्ट हम कंटिन्यूएशन के रूप में आगे बढ़ते हैं। और जो भी बचा एनी अदर पर्संस where income before giving is effect to section 54, 54B, 54D, ECF, GA, GB exceeds the maximum which is not chargeable to income tax। ये देखिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिविजुअल की तरफ बता रहा है, क्योंकि ऊपर इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ था। क्या बता रहा है, वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 54, 54 BD, ED, ECFG क्या है, कैपिटल गेन से रिलेटेड है। आपको 45 से 54 आपको पता होगा, कैपिटल गेन का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो अगर इसको इफेक्ट देने के पहले एंड चैप्टर 6A डिडक्शन अंडर से 80C 80U, अगर 80C डिडक्शन जो क्या होता है, पीएफ होता है, पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट में एलआईसी में पैसा जमा किए, ये सब घटाने के पहले, सपोज आपका इनकम है 7 लाख,
घटा वटा के 5 लाख के नीचे आ गया, नहीं, वो 7 लाख के बारे में बताया जा रहा है कि वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 54 एंड चैप्टर 6A मतलब डिडक्शन 80C के 80U के पूरा एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। जैसे कभी 2.5 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, बताता है रेंज कि आपको टैक्स नहीं देना है, उसके ऊपर 10%, 20%, 30% जो भी होता है। तो अगर वो डिडक्शन देने के पहले ज्यादा है तो आपको एनी अदर पर्सन्स में 139(1)(b) के तहत होगा और आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, अब सारा चीज समझ गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट shall furnish a return which within due date in respect of his income or loss for the previous year in respect of the fact that the total income does not exceed basic income limit or does not have any taxable income if he holds any beneficial or otherwise is a beneficial of any asset। कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है इन लोगों के लिए। कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा कि अगर होल्ड्स एनी एसेट्स located outside India or has signing authority in any accounts located outside India। अगर outside India आपका सऊदी अरबिया या अमेरिका, कनाडा जो भी है, जैसे मैं भी बीच में बाहर गया था, अगर जो भी चीजें हैं, अगर आपका एसेट्स वहां पे है तो उसको कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर रखा गया है। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट उसके बाद क्या होता है, ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी इनकम टैक्स कोड, इनकम टैक्स 2025 आने वाला है। अभी पूरी तरीके से मैं इसको नहीं बता डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अभी फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो, बट ऐसा मानना है कि ये जो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये सारे चीज को खत्म करके सिर्फ रेसिडेंट एंड दूसरा नॉन रेसिडेंट बनाने को सोचा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न किसमें आता है, एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट शैल फर्निश अ रिटर्न। देखिए शब्दों में बुक से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि टैक्स में क्या है, लॉ ऑफ लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट शैल फर्निश अ रिटर्न विद इन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैसे है जी, ये सारे ड्यू डेट है। ऐसे नॉर्मल बताओ 31 जुलाई है, 30 सितंबर है, ये सब ड्यू डेट है। इस ड्यू डेट के अंदर in respect of his income or loss for the previous year, respect to the fact that the total income does not exceed taxable limit, does not have any taxable income if he holds a beneficial honor or otherwise any assets, including any financial interest in any entity located outside India or has signing authority in any account located outside India, and तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी चीज आपका फॉरेन में है, आपको जमा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 139 7th प्रोविजो टू सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्मॉल, मतलब इसके लिए केबीसी हमको आता है, कौन बनाया प्रॉपर्टी, बट केबीसी नहीं लेना है। यहाँ पे एमसीक्यू जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, 30 मार्क्स के आते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है कि मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अरे भैया आप लॉस दिखा रहे हैं, आपका इनकम नहीं है लेकिन बहुत ही आप खर्चीले मिजाज के, आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। ए पर्सन अदर देन फर्म एंड कंपनी को छोड़कर, फर्म एंड कंपनी को तो भैया करना ही पड़ेगा रिटर्न फाइल, उसमें there is no other option। A person who is not required to furnish a return as per aforesaid provisions and who during the previous year, क्या बोला था, ऊपर वाले प्रोविजन में तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इस ट्रांजेक्शन के अंदर फॉल करते हैं तो आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 आपने पढ़ा जी, 139(1)(a) 4B, ये फलाना ढिमका बहुत सारे 139 उसमें 7th प्रोविजो में आपको करना पड़ेगा। क्या है, has deposited aggregate amount exceeding ₹1 crore in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative banks। इसमें क्या बोला गया है, आपने बोला कि भैया ये मेरा अकाउंट है, हम और 2-5 खुलवा दे रहे हैं। इस आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एक करंट, मान सपोज मेरा एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट है, फिर मान लीजिए मैंने करंट अकाउंट खुलवा लिया, कुछ भी अकाउंट और खुलवा लिया इसमें स्टेट बैंक में, यस बैंक में, सब पता नहीं चलेगा। पता चलता है क्योंकि ऑल अकाउंट्स लिंक्ड विद द पैन, और हम लोग इनकम टैक्स का जो भी लेखा जोखा करते हैं वो पैन से ही लिंक होता है। तो अगर आपने हैज डिपॉजिटेड एन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ है तो आपको
मैंडेटरी फर्निशिंग रिटर्न करना पड़ेगा इन सेवंथ प्रोवाइजर टू सेक्शन 139(1). दूसरा हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर इन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 2 लाख फॉर हिमसेल्फ फॉर एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री। भैया विदेश घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा तो इनकम ही नहीं है, उस केस में आपको भरना पड़ेगा। इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंटिंग टू 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी। आज का एसी देखिए, इट्स नॉट इज वेरी रिक्वायर्ड और एसी में खर्चा हो रहा है भैया 1 लाख रुपए से ऊपर और आप बोल रहे हैं कि भैया मेरा तो इनकम ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? आप जब इलेक्ट्रिसिटी में 1 लाख रुपए ज्यादा खर्चा कर रहे हो, आपके नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है और आप रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हो, वेरी टफ। You should have to be mandatory file the return। ठीक है, अब इसमें फुलफिल सच अदर कंडीशंस भी है। इफ द टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस केस में भी बिजनेस एक्सेस 60 लाख से ऊपर अगर है तो भी भरना पड़ेगा। ये रूल 12B AB का एक अलग है। ठीक है, टोटल रिसीट्स इन द प्रोफेशन एक्सेस 10 लाख है, ये सारे रूल्स है। तो इसमें मेन आप लोग को ये करना है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप फॉरेन ट्रैवल में खर्च कर रहे हो, 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर खर्च कर रहे हो और आप डिपॉजिट जो किए हो वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तब ये 7 प्रोवाइजो के अंदर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, अब देखिए एक टीआरपी का कॉन्सेप्ट आया था कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या आ गया है, इसको ये बोल दीजिए कि जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए या और दूसरे लोगों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनाया जाता है। ठीक है, अब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के लिए क्या होता है कि कौन कौन सा एलिजिबल नहीं है। पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी, chartered accountant, any legal practitioner who is entitled to practice in any civil court, means advocate, any officer of a scheduled bank cannot be the TRP of the SSC who maintains a current account or has other regular dealing with such banks। ठीक है, तो उन लोगों को टीआरपी नहीं मिलेगा, मतलब वो टीआरपी के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के लिए एलिजिबल नहीं है, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर द टीआरपी। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म्स है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम जो बोला जाता है, रूल 12 प्रोवाइड्स फॉलोइंग फॉर्म्स फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर डिफरेंट एसएससी रूल। देखिए इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स भी है, तो रूल्स में ये बताया गया कौन कौन से फॉर्म्स है। यहाँ पे 139 में बोल रहा गया क्या कि आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, लेकिन कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा वो बताया गया इनकम टैक्स रूल्स में बताया गया। और इनकम टैक्स रूल्स में रूल नंबर 12 के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से रिटर्न आपको फाइल करने हैं, कौन कौन से फॉर्म किस किस के लिए लगेगा। जैसे ITR 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और ये ITR 5 नहीं, ITR V बोला था, V फॉर विक्ट्री। ये क्या होता है, ये जस्ट लाइक एक्नॉलेजमेंट इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म वेयर द डेटा ऑफ द अपोर्शन रिटर्न ऑफ इनकम हैज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो ITR भी जस्ट लाइक इट्स एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव फाइल्ड द रिटर्न। ये जनरेट होता, आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ITR पीछे से ही शुरू करते हैं। ITR 7 देखिए क्या है, पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज required to furnish return under section 139 4A 4B 4C 4D 4F। ठीक है, तो ये 4A 4B 4C हम लोग कहाँ पढ़े थे जी, याद है तो कुछ बताइए। देखिए यहाँ पे हम लोग 4A 4B 4C 4D वो ये सब हम लोग पढ़े थे कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि 7 जो है आदमी क्या होता है, कंपनी सबसे बड़ा है, लेकिन 7 नहीं होगा, कंपनी के लिए 6 होता है। ITR 7 के लिए क्या हो गया, जो ट्रस्ट हुआ है, पॉलिटिकल पर्संस हो गए, वो सब 7 के अंदर आ जाता है। तो ITR 7 में क्या बोल दिया, वही ट्रस्ट हो गया, हाँ ट्रस्ट वगैरह। 4B 4C के लिए ये हो जाएगा 7। 6 के लिए फॉर कंपनीज, कंपनी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सारी चीजें आ गया। ITR 5 में पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। जो ITR 7 कर रहा है उसके लिए फॉर्म 5 नहीं है, नॉर्मल ये इसके लिए होता है। अदर देन देखिए इंडिविजुअल HUF कंपनी, इसके मतलब कौन बचा, फॉर्म बचा, तो ITR 5 किसे ले जाएगा, नॉर्मल फर्म के लिए जाएगा। और दूसरे बात, हाँ भाई इंडिविजुअल के लिए नहीं जा रहा है, HUF के लिए नहीं जा रहा है, कंपनी के लिए नहीं जा रहा है, और जो ITR 7 भर रहे हैं उनके लिए नहीं जा रहा है, तो कौन बचा, फर्म ही बचा।
तो फर्म को डाल देंगे ITR 4. ITR 4. In the case of person being an individual, ordinary resident or actual, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है. पहले इट्स वेरी टफ टू डिसाइड द ITR, लेकिन अभी आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आपको नो नीड टू सेलेक्ट द ITR रिटर्न्स. फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करने, नो, यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे आप प्रोवाइड करोगे डेप्रिसिएशन को, उस हिसाब से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दे विल सेलेक्ट, द सॉफ्टवेयर विल सेलेक्ट द करेक्ट ITR. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. बट आजकल तो सभी काम सॉफ्टवेयर से ही हो रहे हैं, तो क्या आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है? परीक्षा पास करने की तो आपको जरूरत ही है. तो आपको मैं आगे बता रहा हूँ ITR 4. In case a person being an individual, ordinary resident or HUF, or a resident from other derived income under some profit or gains or profession, and such income is computed in accordance with 44 AD ADA. अब यही है, इसको पढ़ने के लिए हमको बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ना पड़ेगा. तो नॉर्मल ये आता है 44 AD ADA के अंदर जो भी आते हैं, मींस इट्स अ बिजनेस. कोई अगर इंडिविजुअल है, कोई अगर बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन है, बिजनेस कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल, तो उसके लिए ITR 4 जाएगा. The form is not applicable to a person. Tax point. The form is applicable to an SSC computing its income professor under section 44 AD ADA AE. ये आप लिख लीजिए, इसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा. टोटल AD 44 AD ADA और AE, ये तीन जो सेक्शंस है, इसमें जो फॉल करता है, मतलब उसके लिए ITR 4 रखा गया है. अब यहाँ पे देखिए ITR 4 का कुछ एग्जेम्पशंस है कि द नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु हैज एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. अब जो एसेट जो बाहर है, उसके लिए भैया ITR 4 नहीं. ठीक है, उसके लिए कौन सा होगा? देखिए 5 तो होगा नहीं, फर्म है. 6 होगा नहीं, कंपनी है. 7 होगा नहीं, ट्रस्ट है. ठीक है, तो उसको देखा है, क्योंकि 1 2 3 बचा हुआ है, जहां नहीं होगा हम 2 में डाल देंगे. ठीक है, तो इसके मतलब जिसका भी लोकेटेड आउटसाइड एसेट्स है, आउट ऑफ द कंट्री, दे कैन नॉट फाइल द ITR 4. दूसरा है साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट्स लोकेटेड आउटसाइड. अगर साइनिंग अथॉरिटी भी बाहर है तो नहीं हो सकता है. मतलब बाहर से कुछ भी इनकम हो रहा है, एसेट्स है, साइनिंग अथॉरिटी है, यू कैन नॉट फाइल ITR 4. Has income to be apportioned in accordance with section 5A. Is a director in any company. अगर डायरेक्टर है तो भी 4 नहीं जा सकता है. Has held any unlisted equity shares at any time during the previous year. अगर वो कुछ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 lakhs, ये वन और मोर वन हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम ऑफ व्हिच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये सारे चीज लिखे हुए हैं. हैज क्लेम्ड रिलीफ अंडर सेक्शन 1990A. हैज एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5000. हैज इनकम ऑफ द नेचर 115 BBE. ये सारे लोग क्या है, इन लोग को छोड़ के अगर कोई नॉर्मली फॉर्म फिल करता है, अगर फॉल करता है 44 AD ADA और 44E में, वो ITR 4 भर सकता है. ITR 3 तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है. देखिए जो छोटा छोटा सबसे उसको पहले मगअप करना है. 7 ट्रस्ट हो गया, 6 हो गया कंपनी होगा, 5 हो गया आपका फर्म हो गया. ठीक है, अब 4 मान लीजिए मगअप नहीं कर रहे हैं, 4 और 1 में जितना भी सारे चीज सोची घुसा दिया, तो 2 और 3 पड़े. 3 किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs हैविंग इनकम फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है फर्म के लिए ITR 5 होता है. और जो फर्म, देखिए अगर सपोज मी शशि प्रकाश सिंह as a partner in a company named शशि प्रकाश एंड कंपनी, तो शशि प्रकाश एंड कंपनी का ITR जाएगा ITR 5 के तहत, और मेरा शशि प्रकाश सिंह का भी ITR जाएगा ITR 3 के तहत. तो ITR 3 आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए. ITR 3 फॉर द पार्टनर्स, क्योंकि इंडिविजुअल भी तो मैं भरूंगा. मैं मान लीजिए मेरा ITR 5 चला गया फर्म का, वहां पे सैलरी, इंटरेस्ट गिवन टू द पार्टनर्स ये दिखाया गया है, तो पार्टनर्स के हाथ में आएगा तो वो भी टैक्सेबल होगा, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, वो तो वहां पे एग्जम्प्ट है. एग्जम्प्ट इन द सेंस, नॉट एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट इन द सेंस वो दे आर शोइंग इन द एक्सपेंडिचर. सो वो एक्सपेंडिचर हटाने के बाद ही मतलब टैक्स लगेगा वहां पे. इसके मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं दिए, तो वो सैलरी जो मेरे हाथ में है, इंडिविजुअल के हाथ में, शशि प्रकाश सिंह के हाथ में, शशि प्रकाश सिंह इज लायबल टू पे टैक्सेशन ऑन
सैलरी पोर्शन, क्योंकि वहां पे जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग वहां से आ रहा है मान लीजिए फर्म से, तो फर्म प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो वो मेरे हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में वो एग्जेम्प्ट रहेगा। बट सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे हाथ में आने के बाद वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो क्या मैं फॉर्म फाइल करूंगा ITR 3, करेक्ट। ITR 2 के तहत जाते हैं, समय बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ITR 2 के तहत जाते, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट कैरिंग इन आउट बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोवाइडर, ठीक है। ITR 2 क्या हो गया HUF के लिए नॉर्मली, या जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया उसके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो एग्जांपल तो आपको देना पड़ेगा, ये तो थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। फॉर इंडिविजुअल्स कौन हो गया जो आउटसाइड जो इंडिया, एंड HUFs नॉट कैरिंग आउट बिजनेस, और जो बिजनेस भी नहीं कैरी कर रहे हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं कैरी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ITR 2। अब देखिए ITR 1 पढ़ा जाए तो जो बड़ा है, फॉर इंडिविजुअल्स have an income from salaries, one house property does not have any brought forward loss, other income interest does not have any under the head, but except winning from the lottery or income process and having total income of 50 lakhs. However, the fund is not to be used by an individual who has any brought forward. अब इसमें क्या गया, बोला है कि individual having income from salaries, one house property does not have any brought forward loss, other sources interest does not have any loss under the head, etc. But except winning from lottery or income and having total income up to. देखिए 50 के अगर ऊपर जा रहा है आपका, तो ITR 1 you cannot file, you have to go for ITR। पहला, अगर आपके 50 के नीचे है, then you will go for the ITR 1। 50 के ऊपर जाएंगे ITR 1 you cannot file। मान लीजिए सैलरी है आपका 60-70, तो ये 50 के ऊपर है, you have to go for ITR 2, not for ITR 1। अब यहाँ पे वही एक्सेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म इज नॉट टू बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस आ रहा है तब आपको ITR 2 जाना चाहिए। देखिए ITR 2 कितना ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, और ITR 1 पढ़ने के बाद ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया, फॉर इंडिविजुअल HUFs नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोवाइडर। बस ये बोल दिया कि ऐसा इंडिविजुअल जो बिजनेस नहीं कैरी कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है तो भैया जॉब कर रहा है, और जॉब वैसा ही कर रहा है जो उसका 50 लाख से चाहता है, देन इट विल कम अंडर ITR 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज एसेट्स इन लोकेटेड आउटसाइड। देखिए अब लोकेटेड आउटसाइड इंडिया कहाँ जाएगा भैया, ITR 2। साइनिंग होते रहे आउटसाइड इंडिया, ITR 2। इनकम को इन सोर्स आउटसाइड, कुछ भी इनकम कमा रहा है ITR 2। इनकम टू बी अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 has claimed deduction under section 57 other than deduction from family pension। कुछ 57 क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसमें कोई डिडक्शन क्लेम नहीं है। डायरेक्टर नहीं कंपनी है, ITR 2 है, डायरेक्टर ही नहीं कंपनी, ठीक है, डायरेक्टर बन नहीं जाएगा। हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनका 5 लाख से है, टोटल 50 लाख से उसका सैलरी ऊपर ही बताया गया, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ITR 2 के तरफ बोलना पड़ेगा, and they have to file the ITR 2। I think today we have given a lecture approximately 40 minutes is a very लेकिन क्या है, थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है, उसलिए मैं थोड़ा डीप में चला गया। आपको कैसा लगा ये जरूर सुझाव दीजिएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको, थैंक यू।